लैंग्वेज पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो, तो सबसे जरूरी पार्ट आपका ग्रामर में होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं? 8। सबसे पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, फिर क्या आता है? एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, फिर आता है प्रेपोजिशन, और फिर आता है इंटरजेक्शन। ये 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नहीं, 8 होते हैं, 9 नहीं होते। कुछ लोग आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लेते हैं। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है। आर्टिकल एडजेक्टिव का एक टाइप होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स है, तो उनके एक टाइप्स में एडजेक्टिव भी आएगा। अब पूरा गेम इंग्लिश लैंग्वेज में यही है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आपको और कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे? और आपके पास होंगे पैसिव, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ। ये सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, उसके अलावा हम लोगों को टेंस भी पढ़ने पड़ेंगे। हम लोगों को मॉडल वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करते हैं। मॉडल वर्ब हमेशा आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, टेंस हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, क्वेश्चन सॉल्विंग में ये आपकी फुल्ली हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा आपको कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जैसे सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस में क्या होता है? कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग गलत तरीके से बोलते हैं या गलत तरीके से यूज करते हैं। आर्टिकल भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें 3 आर्टिकल आपके होंगे, ए, एन, द। इसके अलावा आपको क्वेश्चन टैग भी पढ़ना पड़ेगा। आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये हो गए अपने ग्रामर के सारे टॉपिक्स। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उन्हीं चैप्टर्स में, जैसे फॉर्म ऑफ द वर्ब, बहुत जरूरी होते हैं, वो वर्ब में ही हम लोग पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस मैंने अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक क्वेश्चन, अगर ग्रामर के 5 क्वेश्चन भी मिलेंगे ना, कहीं पर भी आपको किसी एग्जाम में ग्रामर के 5 क्वेश्चन भी आएंगे, तो भी कंडीशनल सेंटेंस का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रामर का टॉपिक। फिर बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में सिनोनिम, सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा, इसमें आपका स्पेलिंग्स भी आ जाएंगी, इसमें आपके फ्रेजल वर्ब भी आ जाएंगे, प्रोवर्ब भी आ जाएंगे। अब इन सबको नहीं पढ़ना होता है, अलग अलग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको स्पेलिंग्स पर ध्यान देना है और इडियम्स पर ध्यान देना है, बाकी चीजें कॉमन है। अगर आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ ले रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको रूट मेथड से बता दूंगा। 2-3 क्लास अपन रखेंगे रूट मेथड की, जिसमें मैं आपको रूट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बता दूंगा, फिर गलतियां नहीं होंगी। तो वोकैब के ये सारे पार्ट्स हो गए। प्रोवर्ब पर भी ध्यान देना, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में प्रोवर्ब भी आपको देखने को मिल जाता है। ये हो गया आपका वोकैब का।
फिर बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन में आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज ही आता है। इसके इसको सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं, सॉल्विंग ट्रिक्स हैं इनकी, इनको सॉल्व करने के तरीके हैं, और कुछ भी याद नहीं करना होता है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे अच्छी चीज यही है कि कुछ भी लर्निंग नहीं है, रट्टा नहीं मारना किसी चीज का, याद नहीं करना है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पर वर्क करना है, लॉजिक्स पर वर्क करना है। अभी तक आपने ऐसे ही पढ़ा होगा कि आप मीनिंग याद कर लीजिए, वर्ड्स याद कर लीजिए, सेंटेंसेस याद कर लीजिए, आप आराम से कर सकते हो कुछ भी। लेकिन यही गलत तरीका है। अगर आप सारी चीजों को याद कर सकते हो, अगर आप सारी चीजों को पढ़ सकते हो, अगर आप सारी चीजों को रट्टा मार सकते हो, तो फिर हम टीचर्स की क्या जरूरत है? हम टीचर्स की फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर आप याद ही कर लोगे सारी चीजों को, तो क्या जरूरत है फिर मुझसे पढ़ने की? तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, क्लासेस में जब भी आप आओ तो पेन कॉपी लेकर बैठो, प्लीज अपने नोट्स जरूर बनाओ। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है मुझे नहीं पता है, बट मुझे क्या करना है आपको सिखाना है। तो जो चीज आपको नहीं आती है वो आप नोट कर लीजिए, जो आपको आता है उसको आप छोड़ दीजिए। तो आपको ये सारी चीजें नोट बनाने होंगे। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन नोट्स फिर भी आपको बनाने होंगे। जब आप नोट्स बनाओगे तो फिर आप रिवीजन कर सकोगे, एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे कैसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, ये वर्ड, बताइए ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? इसका मीनिंग मत बताओ। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो बताइए मुझे। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? उसके बाद मैंने लिखा मंथली, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? मैंने लिखा ईयरली, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? मैंने लिखा पार्टनरशिप, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। और अगर आप बता देते हो तो ठीक है, अगर आप बता देते हो तो ठीक है, नहीं बता पा रहे हो तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स, ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा कि आप 100% 5 सेकंड में इनके जवाब दे दोगे। हाँ, 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर होती है सी टेट के एग्जाम में, और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। एक टॉपिक ग्रामर का खत्म कर लेंगे तो एक पेडागोजी का खत्म कर लेंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, आवाज कम आता है? नहीं, कम तो नहीं है, सही आ रही है। बाकी लोगों को आवाज कम लग रही है क्या? कम लग रही है? आप देख लो, आपने अपने सिस्टम में तो नहीं कम कर रखी है, क्योंकि मेरी तरफ से सब ठीक है। और मैं सुबह 7 बजे से क्लास लेने लगता हूँ, 7 बजे भी क्लास, 8 बजे भी क्लास, 9 बजे भी, तो सब में सही चल रहा है। देखिए, अभी नहीं, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अब मैं आपको ऐसे लॉजिक्स बताने जा रहा हूं, ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहा हूं कि आप इन शब्दों को 5 सेकंड में पहचान लोगे। क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में एक सेंटेंस लिख दिया जाता है और उसके एक वर्ड पे अंडरलाइन कर दी जाती है, फिर पूछा जाता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और हम लोग उसमें गलती कर बैठते हैं। तो ये सब हम लोगों को आना चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन मतलब कोई वर्ड अगर नाउन है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस पे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए, नाउन को कैसे पहचानोगे?
अगर किसी शब्द के एंड में टी वाई आ जाए, आर वाई आ जाए, सी ई आ जाए, जी ई आ जाए, एम ई एन टी हो, ई आर हो, ए आर हो, ओ आर हो, एन ई डबल एस हो, आई सी एस हो, आई एस एम हो, टी यू डी ई हो, टी यू आर ई हो, डी ओ एम हो, टी आई ओ एन हो, आई ए एन हो, टी एच हो। ये सारे वर्ड्स आपके क्या बनाते हैं? ये सारे वर्ड्स आपके नाउन बनाते हैं। एक एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, बाकी एग्जाम्पल कुछ आप भी लिखेंगे। जैसे टी वाई से ऑनेस्टी, ड्यूटी। अगर किसी भी वर्ड की क्रिएटिविटी नाउन है, प्रोडक्टिविटी नाउन है, ड्यूटी नाउन है, ब्यूटी नाउन है। हाँ, उससे पहले से ही हो जाएगा, 20 नवंबर से पहले हो जाएगा, 20 नवंबर से पहले ही करा देंगे, क्योंकि रिवीजन का भी टाइम चाहिए। मैं आपको कुछ अपने सैंपल पेपर कराऊंगा, और वो सैंपल पेपर 100% आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, मतलब उनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सिलेबस टाइम पे कवर कराने के साथ साथ सैंपल पेपर कराने का। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आर बाई के एग्जाम्पल देखो, ब्रेवरी। एक दो एग्जाम्पल आप लोग भी दीजिए। पोइट्री, सीई एडवाइस, डांस, जीई नॉलेज, मेंट मैनेजमेंट, ईआर टीचर, एआर अल्टर, ओआर डॉक्टर, नेस काइंडनेस। देखो लिखते चलिए, एक एक एग्जाम्पल दो पहले, फिर लिखना। सब लोग एक एक वर्ड का एग्जाम्पल दो। ये जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं, आप दूसरे वर्ड्स के एग्जाम्पल दीजिए। दीजिए एग्जाम्पल। फिजिक्स, नेपोटिज्म, मल्टीट्यूड, फ्यूचर, फ्रीडम, स्टेशन, इलेक्ट्रीशियन, ग्रोथ। एक एक एग्जाम्पल लिखो सब लोग। अरे जो मैंने लिखा है वो नहीं लिखना है, कुछ नया लिखो, क्योंकि नया जब आप लिखोगे तो सीखोगे। लिखिए ऐसे। और कोई भी वर्ड, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, पेपर पढ़ो, ऐसे पढ़ो। वर्ड्स के मीनिंग पर नहीं, वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच पर काम कीजिए। ये सब चीजें आपने पहले पढ़ी है क्या? ये सब आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कल्चर, यस। जल्दी जल्दी लिखिए और नोट कर लीजिए इनको, क्योंकि अगली क्लास में मैं इनका टेस्ट भी लूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इनका टेस्ट भी लेने वाला हूँ। वेल्दी, वेरी गुड। ये नोट कर लिए सबने? ये नोट कर लिए ना? सारे नोट हो गए? एक एक वर्ड लिखिए, एक एक वर्ड को समझने की, पहचानने की कोशिश कीजिए। ओके।
अब इसी तरह से हम लोगों को सीखना है हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। आप सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं याद कर सकते, बट आप सारे वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार कर सकते हो। एडजेक्टिव में अगर कोई वर्ड बाई, अगर ये वर्ड आते हैं तो वो 100% क्या होगा, वो 100% आपका एडजेक्टिव होगा। इसका एक एक वर्ड में लिख रहा हूं, एक एक आपको बताना है और नोट करना है, ताकि आप क्वेश्चन कभी गलत ना करो। मैंने लिखा कॉन्टिन्यूअस, मैंने लिखा नेशनल। अभी देखो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये वाला वर्ड लिखा था आपके सामने BANAL, आप नहीं बता पाए थे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था, लेकिन अब आप बता सकते हो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगर किसी वर्ड के अंत में AL आएगा, नेशनल, फोकल, लोकल, इंटरनेशनल, वनल, ये 100% एडजेक्टिव होंगे। फुल, ब्यूटीफुल, लेस, केयरलेस, IC, जेनेटिक, IVE, पॉजिटिव, ANT, गैलेंट, ENT, एमिनेंट, IBLE, परमिसेबल, ABLE, रीचेबल, EN, गोल्डन, बाई से हैप्पी, सनी, रेनी। लिख लीजिए और एक एक एग्जाम्पल दीजिए, एक एक एग्जाम्पल भी दीजिए। अरे वर्ड्स याद नहीं करने हैं, वर्ड्स याद नहीं करने हैं, अपने आप तैयार हो जाएंगे। मैं क्लास में रोज दो तीन पूछूंगा, अपने आप याद हो जाएंगे। मैंने ये थोड़ी ना बोला ये सब याद करना है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इनका यूज करना सीखना है, वो मैं बताऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी याद करने के लिए नहीं होता है। आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं कर पाते हो ना, कहते हो मुझे मीनिंग नहीं आता इसलिए कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ये लॉजिक्स आपको आने चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल डेटा आपको आना चाहिए। ये सबने नोट कर लिया? नाउन पहचानना सीख गए, एडजेक्टिव पहचानना सीख गए, नोट्स भी बना लिए। अब बात करते हैं एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे। बस तीन को ही पहचानना है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और इनको पहचानना सीख लिया तो इंग्लिश लैंग्वेज में कभी गलतियां नहीं होगी, कभी गलतियां नहीं होती हैं। देखो एडवर्ब में क्या होता है, अगर किसी वर्ड के एंड में एल बाई है तो हम उसको एडवर्ब मान लेते हैं। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसके अंत में क्या है, एल वाई, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, एडवर्ब। लेकिन हमेशा एल वाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर नाउन के साथ एल वाई है, नाउन प्लस एल वाई, तब क्या बनेगा, एडजेक्टिव। अगर नाउन के साथ में एल वाई है तो एडजेक्टिव।
और अगर एडजेक्टिव के साथ एल बाई है तब क्या मिलेगा? तब मिलेगा एडवर्ब। तब हमें क्या मिलेगा? एडवर्ब। देखो जैसे हमने लिखा मंथ, मंथ तो आपका नाउन है, अब इसमें हमने एल बाई जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा? मंथली। तो मंथली क्या हुआ? नाउन प्लस एल बाई से क्या मिलता है? नाउन प्लस एल बाई से हमें एडजेक्टिव मिलता है। अगर इसी जगह हमने लिखा ईयर, तो ईयर क्या होता है? ईयर नाउन होता है। ईयर के साथ अगर हमने एल बाई जोड़ा तो क्या बनेगा? ईयरली। तो ये क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव है। ईयरली भी क्या है? ईयरली भी एडजेक्टिव होगा। ठीक है। अगर एडजेक्टिव के साथ एल बाई जोड़ा, जैसे हमने लिखा कलरफुल, अब कलरफुल एडजेक्टिव है आपका, इसमें अगर हमने एल बाई जोड़ा तो बना कलरफुली, और कलरफुली क्या होगा? ये होगा एडवर्ब। कलरफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अगर इसी जगह पर हमने लिख दिया ब्यूटीफुल प्लस एल बाई, ब्यूटीफुल के साथ एल बाई जोड़ दिया तो क्या बनेगा? ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या होगा? एडवर्ब। शब्दों में अंतर करना अगर सीख लिया तो सब सीख जाओगे। अब मुझे एक बार बताइए, अगर एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हो आसानी से? अगर आपसे एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन पूछा जाए तो आप जवाब दे पाओगे? आज तो मैं एक दो वर्ड ही पूछूंगा आपसे, कल इसका टेस्ट लेंगे। पहले ग्रामर का एक टॉपिक करा देंगे, फिर पेडागोजी का एक टॉपिक करा देंगे, फिर वोकैब का एक टॉपिक करा देंगे, ऐसे तीनों को लेके चलेंगे, क्योंकि फिर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छा, अब मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, मैं लिख दे रहा हूं। आपको बताना है इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होंगे। चलो, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, बताते चलिए। वेल्थ का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं। म्यूजिशियन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? क्रिएटिविटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? केयरफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? केयरलेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? केयरलेसनेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? किंगडम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? और सीनरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिए। इनके सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिए। और एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बताइए, इनके सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार बता दीजिए मुझे।
अब तो पहचानना आसान हो जाएगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। देखो एल आएगा तो एडजेक्टिव होगा, अगर एल आएगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर एस एच आई पी होगा तो क्या आएगा, नाउन। अगर टी एच आएगा तो क्या होगा, नाउन। आई एन आएगा तो क्या होगा, नाउन। अगर टी वाई आएगा तो क्या होगा, नाउन। अगर एफ यू एल आएगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर एल ई डबल एस आएगा तो भी क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर एन ई डबल एस आएगा तो क्या होगा, नाउन। अगर डी ओ एम आएगा तो क्या होगा, नाउन। अगर आर वाई आएगा तो क्या होगा, नाउन। ये लो, देखो कोई गलत तो नहीं हुआ किसी का। किसी का कोई गलत तो नहीं हो रहा है, या कोई चीज ना समझ आई हो तो फिर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सीख गए ना। चलो अब बात करते हैं अपने सिलेबस की, स्टार्ट करते हैं ग्रामर के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम ग्रामर के सिलेबस की बात करें तो पहले बेसिक्स बना लो, मतलब 10-15 मिनट की क्लास में बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। अगर बेसिक तैयार होता है तो क्या होता है कि क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए आपसे गलत नहीं होगा। और अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो क्वेश्चन गलत होते रहते हैं। तो क्वेश्चन सही करना है, बेसिक्स आपका सही होना चाहिए, तो क्वेश्चन गलत होंगे। सबसे पहले, हाँ हाँ, बी ए एन ए एल था बच्चा, वो बी ए एन ए एल था। देखो बेसिक में क्या है, सेंटेंस। बेसिक में क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में, हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, कभी भी आप इसको देख सकते हो, वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस कैसे बनता है, जैसे मैंने लिखा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स। अब ये आपका एक सेंटेंस है और इसका अपना एक मीनिंग भी है। हमने लिखा, इट इज टू हॉट इन मुंबई टुडे। अब ये दोनों आपके सेंटेंस हैं। अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस होता क्या है, जब हम वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं जिनका अपना एक मीनिंग हो। वर्ड्स का कलेक्शन, वर्ड्स का ग्रुप जिनका अपना एक मीनिंग हो, वही सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a clear meaning is called sentence। समझ गए। कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ क्लियर मीनिंग, ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए जिनका अपना एक मीनिंग है, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इना मीना डी का बोल दें, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इना मीना डी का कोई मतलब ही नहीं है। सेंटेंस ऐसे शब्दों के ग्रुप को कहते हैं जिसका अपना एक मीनिंग हो, उसे हम सेंटेंस बोलेंगे, जैसे कि ये। अब सवाल ये उठता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मैंने देखा है इंडिया के हर कोने से स्टूडेंट्स इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं, सीखते हैं, या गलत तरीके से जानते हैं। इससे बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आप अपने हायर लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करोगे उधर बहुत गलतियां होती हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बहुत गलतियां होती हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को सही करना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को सही बना के चलना है।
टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जैसे ही, अच्छा बताइए टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग? आप एक बार बताइए, मैं वेट कर लेता हूँ, कुछ सेकंड का मैं वेट कर लेता हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताइए मुझे। अच्छा ये बता दो कितने होते हैं, नाम ना बताओ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं ये बता दीजिए। बता पाओगे? 4। ठीक है, और कोई बताएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? अच्छा 4 आपको अगर पता है तो उन 4 के नाम अगर पता हो तो बता दीजिए। आपने 4 बता दिए, मुझे अच्छा लगा, 4 के नाम पता हो तो बता दीजिए। देखो 4 ये बताओगे आप, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस के टाइप्स है। अच्छा असर्टिव भी लिख दे, ठीक है असर्टिव भी लिख देते हैं। ये लो मैंने असर्टिव भी लिख दिया। ये सेंटेंस के टाइप्स हैं। अच्छा आपने ये भी तो सुने होंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब सवाल ये उठता है कि आपने ये भी सुने हैं, पढ़े भी हैं, आपने ये भी सुने हैं, पढ़े भी हैं, सही कौन सा है? कौन सा सही है? आपने ये भी पढ़े हैं सीखे हैं, आपने ये भी पढ़े हैं सीखे हैं। अच्छा बट सर मेन टाइप्स ओनली 4। सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनना, ये कभी भी सेंटेंस के टाइप्स नहीं थे, ये सेंटेंस के टाइप्स नहीं, ये नेचर ऑफ सेंटेंस है। और इंडिया की जितनी बुक्स देखो उसमें ये सेंटेंस के टाइप्स हैं। सेंटेंस के टाइप्स ये हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। मैं आपसे हमेशा सवाल पूछता रहूं, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आपको कि कितना इंटेरोगेटिव पर्सन है, कितने सवाल पूछता है। मैं हमेशा आपसे ऐसे बोलूं, उधर मत जाओ, ये मत करो, दरवाजा मत खोलो, टीवी मत देखो, इधर मत देखो, उधर मत देखो, गाना मत सुनो, आपको कि कितना नेगेटिव पर्सन है, हमेशा मना ही करता रहता है। ये मेरा नेचर हो गया, तो ये सेंटेंस का नेचर हो गया। अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है तो वो सेंटेंस का टाइप नहीं है, वो सेंटेंस का नेचर है। सेंटेंस के टाइप्स ये हैं। अब आया समझ में? मैं हमेशा आपसे बोलूं, जाओ पानी ले आओ, जाओ दरवाजा खोल के आओ, जाओ मेरे लिए बड़ा पाव ले आओ, जाओ मेरे लिए मिसल पाव ले आओ, अब आप क्या कहोगे? बड़ा ऑर्डर देता है ये तो, इम्परेटिव, मेरा नेचर हो गया। समझ रहे हो? ये टाइप्स होते हैं, ये नेचर होते हैं। कोई शक अगर है तो बोलो। कोई शक किसी को? रट्टा नहीं मारना है, चीजें सीखनी है, ताकि इंग्लिश इंग्लिश को इजी बनाना है, सिंपल बनाना है। टफ है ये तो आपको पहले से ही पता है। मैं आपको ये बताना आया हूं, ये सिखाने आया हूं कि कैसे उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं।
चीजों को आसान कैसे बना सकते हैं, समझ गए? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और चीज की, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है क्लॉज। क्लॉज, क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज कहलाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? क्लॉज। जैसे अगर एक सब्जेक्ट है, उसके लिए एक ही वर्ब है, तो क्लॉज कितनी हो गई? एक क्लॉज। अगर दो सब्जेक्ट हैं और दो ही वर्ब हैं, तो क्लॉज कितनी हो गई? दो क्लॉजेस। अगर 10 सब्जेक्ट हैं और 10 ही वर्ब्स हैं, तो क्लॉज कितनी हो गई? 10 क्लॉजेस हो गई। समझ गए? कितनी क्लॉजेस हो गई? 10 क्लॉजेस हो गई। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मतलब एक क्लॉज, दो सब्जेक्ट दो वर्ब मतलब दो क्लॉज, तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब मतलब तीन क्लॉज। ये क्लॉज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेंटेंस के टाइप्स और ग्रामर का 70% पार्ट सिर्फ इसी पर चलता है। आप क्लॉज सीख लो, सेंटेंस सीख लो, टाइप सीख लो, फिर वही पार्ट्स ऑफ स्पीच को इधर उधर करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अब देखो क्लॉज समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत? सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज कहते हैं। एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लॉज, दो सब्जेक्ट दो वर्ब दो क्लॉज, 10 सब्जेक्ट 10 वर्ब 10 क्लॉज। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये समझ आ गया ना? ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉज आपकी टू टाइप्स की होती है। एक को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इसी को बोलते हैं इफ क्लॉज, इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मतलब एक ही बात है, तीन नाम है उसके। एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज, उसका एक और नाम रखा हमने इफ क्लॉज, उसी का एक और नाम रखा हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरी क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसी का एक नाम रखा हमने मेन क्लॉज, और इसी का एक नाम रखा हमने प्रिंसिपल क्लॉज। इसका एग्जाम्पल देना है क्लॉज का? अच्छा, अभी दे रहे हैं, अभी देते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू, देखो इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गई, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मतलब कितनी क्लॉज है? एक क्लॉज। ठीक है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मतलब एक क्लॉज, दो सब्जेक्ट दो वर्ब मतलब दो क्लॉज। समझ गए? समझ गए इस चीज को? अभी इसके एग्जाम्पल और देते हैं। ठीक है, अब देखो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है? इसका एक और नाम क्या रखा मैंने? इफ क्लॉज। इसी का एक और नाम क्या रखा हमने? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, ये वो क्लॉज होती है जिसका अपना मीनिंग कंप्लीट ना हो।
जैसे अगर कोई क्लॉज इफ, एज इफ, until, unless, when, which, because, इन शब्दों से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट होती है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, इफ आई टीच यू, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर मैं तुम्हें पढ़ाता, आप कहोगे हाँ तो क्या हो जाता, मतलब अभी इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इसे अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे की जरूरत है। इसे अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे की जरूरत है। मैंने लिखा, व्हेन यू कम हियर, जब तुम यहां आते, आप कहोगे तब क्या हो जाता, मतलब इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है वो कौन सा क्लॉज होता है, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज होगा वो, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। समझ गए, पॉइंट क्लियर। डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें एक नोट लिख लेना, डिपेंडेंट क्लॉज में कभी मॉडल वर्ब का यूज नहीं होगा। डिपेंडेंट क्लॉज में कभी मॉडल वर्ब का यूज नहीं होगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे, इफ आई विल हेल्प यू, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज में हम मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर सकते, उसमें विल नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज का और क्या नाम दिया था हमने, मेन क्लॉज बोलो, प्रिंसिपल क्लॉज बोलो, या फिर और क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसी क्लॉज जिसका अपना मीनिंग कंप्लीट हो। जैसे हमने लिखा, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ही कैन डू हिज वर्क, वह अपना काम कर सकता है। मेन क्लॉज में आप मॉडल वर्ब यूज कर सकते हो। मेन क्लॉज में मॉडल वर्ब यूज हो सकता है। अगर हम मेन क्लॉज की बात करेंगे तो मेन क्लॉज में आप मॉडल वर्ब यूज कर सकते हो। अब बताओ, क्लॉज में किसी को कोई दिक्कत हो तो, क्लॉज में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। बेसिक अगर एक बार आपने अच्छा कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो। और मेरा फोकस हमेशा रहता है बेसिक्स पर। जब आप अपना बेसिक्स बना लोगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं, और यही होना चाहिए। बेसिक्स मजबूत होना चाहिए। अब बताइए, किसी का एग्जाम्पल की जरूरत हो, किसी भी एग्जाम्पल की जरूरत हो। हाँ, मैं नोट्स भी, ये जो मैंने लिखा है ना बोर्ड पे, ये सब मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ये सब मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपकी, जो बोर्ड पे लिखा है वो सब लिख दूंगा। क्वेश्चन इसके कल करवाएंगे, अभी टाइम हो गया, मेरी 10 बजे भी क्लास है, तो अभी टाइम हो गया, तो कल इसके क्वेश्चन कराएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे।
जब आप कह दोगे मुझे सर आ गया, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन ही किया है मैंने, देखो संदीप जी, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन ही किया है। अभी मैंने क्लॉज को बाइफरकेट किया है, क्लॉज को पढ़ाया, क्लॉज खत्म नहीं किया। अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे और एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। बाकी कल डिस्कस करें, बोलो एक बार, कैसा लगा क्लास आपको? क्लास कैसा लगा? कोई कमी हो तो बताइए फिर। बस यूट्यूब पर क्लास होती है सुबह 7 से 8, 7 AM टू 8 AM, ये यूट्यूब पर क्लास है, ठीक है, जिसमें मैं आपको PYQs करा रहा हूं, और 9 AM टू 10 AM एप्लीकेशन पर क्लास रहेगी, ठीक है। ठीक है, जो आज सीखा है उसको कल रिपीट करेंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लगा है कि कम एक्सप्लेन हुआ या एग्जाम्पल कम हुए, कल दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे, कल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। सारी क्लासेस देखिए, अपने नोट्स बनाइए और खुद को एग्जाम के लिए तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।